तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे छात्रों और छात्राओं, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर जी आप क्लास 12 हिंदी के पूरे बुक के ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आइए ना जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कमेंट कर रहे थे बच्चे कि सर हमारा टारगेट इस बार हिंदी में 100 में 95 प्लस लाना है। तो आपके टारगेट को पूरा करने के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी का एक मैराथन क्लास। आधे घंटे से भी ज्यादा की ये क्लास होगी और अगर इस क्लास को आपने लास्ट तक देख लिया भैया ना, तो आपका जो टारगेट है हिंदी में 100 में 95 प्लस का ना, वो और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपका क्लास 12 हिंदी का जो पूरा खंड का है ना, वो मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाने वाला हूं। और खंड का जो है वो पूरे के पूरे 50 नंबर का आता है भैया। तो ध्यान से ये क्लास देख लेना ताकि आज आपका लगभग 50 नंबर फिक्स हो जाए। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ना 20 नंबर के ऐसे टॉपिक भी बताऊंगा जो 100% फिक्स होता है भैया, वो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। हर साल जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आज के इस क्लास में मैं आपको, देखो हमारा जो टारगेट है 2027 में वो 95 प्लस का है और हम ऐसे क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ कर लेकर आते हैं ना, 2-2 3-3 दिन रात रात भर जाकर मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन ढूंढता हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहां मिलते हैं? सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स से मैं ये क्वेश्चन लेकर आता हूं। पूरा हिंदी आज हम फिनिश करेंगे, मतलब जो आपका खंड का है ना, उस पूरे खंड का को इस वीडियो में समाप्त करेंगे। देखो टोटल 7 टॉपिक हैं आपके खंड का में। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि 10 नंबर के आते हैं भैया। जो इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है पहले उसको पढ़ेंगे। फिर गद्यांश सॉल्व करने का ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, कैसे कॉपी में लिख कर आओगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर पद्यांश कैसे सॉल्व करोगे, कुछ बच्चों को ना पद्यांश सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, तो आज से आपका प्रॉब्लम खत्म, मैं ट्रिक आपको बताऊंगा। फिर लेखक का साहित्यिक परिचय मैं आपको बताऊंगा 5 नंबर, फिर कवि का साहित्यिक परिचय 5 नंबर, फिर कहानी 5 नंबर और फिर खंड काव्य 5 नंबर। यानी कि पूरा 50 नंबर का क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। अगर इस वीडियो पर सिर्फ और सिर्फ 1000 लाइक्स आ गए ना, तो भैया मैं इसका पीडीएफ भी आपको फ्री में दे दूंगा और साथ में मैं आपके लिए खंड का भी एक ही वीडियो में लेकर आऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा बस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भैया, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारी फैमिली में ऐड हो जाना, ठीक है। चलो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों को। ये बच्चों 10 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और जो इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है ना, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। जाकर आप प्रीवियस ईयर पेपर में देख लेना, हिंदी के ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कल्पलता निबंध संग्रह है, मतलब कल्पलता निबंध के लेखक कौन है। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता भैया ना, तो समझ लो आपने क्या पढ़ा भाई। क्योंकि ये जिस लेखक की जो रचना है ये ना, वो हमारे फर्स्ट चैप्टर में ही है। अब आप समझ गए होंगे कौन है, हरिशंकर परसाई, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रोजी सुंदर रेड्डी या वासुदेव शरण अग्रवाल। अरे भाई कल्पलता जो है ना, ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है और हमारे हिंदी का जो फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, इस निबंध को भी, इस चैप्टर को इन्होंने ही लिखा है और कल्पलता भी इन्हीं की रचना है। अब मैं बार बार कहता रहता हूं, जितने भी लेखक या कवि हैं उनका आप साहित्यिक परिचय पढ़ लो, उनकी रचनाएं पढ़ लो, ताकि उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए ना, तो बहुत आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर आप देकर आओ, ठीक। तो पढ़ लेना भैया। बाकी जीवन परिचय पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, यूट्यूब पे सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, सारे के सारे लेखकों और कवियों का आपको मिल जाएगा, ठीक। चलो
दूसरा वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? इसमें से कौन सा उपन्यास है जो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? अब देखो, आपके हिंदी के गद्य में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी एक चैप्टर है, अशोक के फूल। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय जो है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। तो इनकी साहित्यिक परिचय और रचनाओं को पढ़ लो भाई, 5 नंबर उधर भी फिक्स और इधर भी फिक्स। ठीक है, समझ रहे हो ना? चलो, चारुचंद्रलेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा या तट की खोज? अरे भाई, तट की खोज जो है ना, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है। बाकी तीनों उपन्यास जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। चारुचंद्रलेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, इन सब के जो लेखक हैं वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आंख बंद करके टिक कर देना मेरे स्टूडेंट, बहुत आसान है। जो बच्चे सोचते हैं सर हमें हिंदी में 100 में 95 प्लस लाना है, अगर आपका टारगेट है ना, उस टारगेट को हम पूरा कराएंगे। ऐसे ऐसे मुझे कितने ही मैराथन क्लास क्यों ना लेना पड़े, लेकिन इस बार आपको हम टॉपर बनाकर रहेंगे। अगर मैंने ये प्रण ले लिया है ना, तो आप भी मेहनत करो। किसके लिए? हमारे लिए ना सही तो अपने मम्मी पापा के लिए मेहनत करो भाई, लेकिन पढ़ाई करो, कुछ बड़ा करके दिखाओ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो भैया, तीसरा, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, वासुदेव शरण अग्रवाल या हजारी प्रसाद द्विवेदी? अरे भैया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ही रचना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। और मैं कहता रहता हूं ना कि जितने भी लेखक और कवि हैं उनका साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं को पढ़ लो भैया। 5-5, 10 नंबर का साहित्यिक परिचय आता है, 5 लेखक 5 कवियों का, उधर भी नंबर फिक्स। और ऑब्जेक्टिव में जब क्वेश्चन आएगा ना, बहुत आसानी से आंसर देकर आओगे। तो मैं आप ही के लिए कह रहा हूं कि पढ़ लो, अभी समय है। ठीक है, चलो चौथा, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह है। इसमें से कौन सा निबंध डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है? माता भूमि, शेष स्मृतियां, विचार प्रवाह या रस मीमांसा? अरे भाई, माता भूमि, पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, ये सब वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। देखो, मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है ना, 50-50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन करके मैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा दूंगा। और आगे भी मैंने क्लासेस लिया है, आप लोग सर्च करो, क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शुभम लेक्चरर क्लास हाजिर है, जाकर देखना जरूर से। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो, 5 नंबर, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? बहुत सिंपल है, यह क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं। मृगनयनी के लेखक कौन है? जब मैं आपको हिंदी का मॉडल पेपर बता रहा था ना, यह क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि मृगनयनी के लेखक कौन है। भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, अमृत राय या जैनेन्द्र कुमार? अरे आंख बंद करके टिक करो, वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी इस उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा जी। ठीक है, समझ रहे हो ना विनोद? बहुत ध्यान से समझना, जो भी आपका नाम हो। ठीक है, आप हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं, सब अपना नाम फटाफट कमेंट कर देना कि आपका नाम क्या है भाई। हम भी तो जाने कि हमारे कितने स्टूडेंट हैं जो हमें देख रहे हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे अपना नाम जो है कमेंट में लिख देना। और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए ना, आप लोग फटाफट कमेंट कर दिया करो, क्योंकि जब तक आप कुछ हमसे कहोगे नहीं, आप डिमांड नहीं करोगे सर जी ये क्लास लेकर आइए, तब तक हम कहां से लेकर आएंगे। तो सारे बच्चे कमेंट कर दिया करो, सर हमें ये क्लास चाहिए, इस टॉपिक पर क्लास लाइए, तो हम लेकर आएंगे। ठीक है, चलो सबकी बात सुनी जाएगी। 6 नंबर, खुमान रासो के रचयिता कौन है? खुमान रासो, नरपत नाल, दलपत विजय, चंद्रवरदाई या जगनिक? अरे आंख बंद करके टिक करो, दलपत विजय। खुमान रासो के रचयिता हैं दलपत विजय। 6 का दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी ये कैसा नाम है दलपत विजय? देखो, ये सब आदिकाल के लेखक हैं, आदिकाल का नाम ऐसे ही होता है। ठीक है, चलो भैया आगे देखो। 7 नंबर, कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? कीर्तिलता, इसके लेखक कौन है? सारंगधर, दलपति, जगनिक या विद्यापति? भाई विद्यापति जी की रचना है कीर्तिलता। ये जो आपको लेखक या कवि का नाम दिख रहा है ना, ये सब आदिकाल के हैं, तो इनका नाम थोड़ा डिफरेंट है।
लेकिन नाम में क्या रखा है, सबको पढ़ना है भाई, ये लोग कुछ करके गए हैं हमारे लिए, हमें हमें मतलब हम इनको पढ़ रहे हैं भाई, तो इनके बारे में जानना जरूरी है नाम में क्या है। ठीक है, चलो 8 नंबर, पृथ्वीराज रासो का रचना काल है। पृथ्वीराज रासो का रचना काल कौन सा है, किस काल में वो रचनाएं करते थे? ठीक है, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल? अरे सिंपल है भाई, वीर गाथा काल। आदिकाल को ही शायद हम वीर गाथा काल बोलते हैं। तो पृथ्वीराज रासो जो है ना, वो वीर गाथा काल के रचना काल में इन्होंने रचनाएं की हैं, वीर गाथा काल। ठीक है, चलो भैया समझ में आ रहा है ना। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। अगर आप सिर्फ क्लास को ध्यान से देख लेते हो ना बच्चों, तो आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा, लेकिन बस ध्यान से क्लास को देखना है। चलो 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चे बड़ी। 9 नंबर, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, इसमें से कौन सा हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो या रामचंद्रिका? अरे भाई पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है क्योंकि ये आदिकाल की रचना है। 10 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, मतलब 10 ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सिर्फ इतना पढ़ने से 10 नंबर नहीं कंप्लीट होगा, और भी आगे आगे मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के क्लासेस दूंगा, उसको अच्छे से पढ़ लेना, नंबर फिक्स है। चलो, परमाल रासो का रचना काल है। परमाल रासो किस काल की रचना है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल? अरे भैया ये भी आदिकाल की रचना है। जिसमें आपको रासो दिखे ना, रासो रासो, ये सब जो है आदिकाल की रचनाएं हैं, इतना याद रखना। तो 10 ऑब्जेक्टिव तो आपके हो चुके हैं भैया, लेकिन अभी क्या, अभी तो 10 नंबर कंप्लीट हुआ है। हमें गद्यांश, पद्यांश, साहित्यिक परिचय, कहानी सब पढ़ना है। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी पीडीएफ मिल जाए, या सर आपका कोई क्रैश कोर्स हो जिसमें सब इंपॉर्टेंट मिल जाए, मॉडल पेपर मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर लेना भाई। 9918 ये मेरा नंबर है, फटाफट नोट कर लो। 33 मौका मिल गया है, नोट कर लो भैया। इसी पर आप मुझे कॉल या मैसेज करके डिटेल ले सकते हैं। अगर आपको हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना है या फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो आप लोग कांटेक्ट कर लेना फटाफट। ठीक है, चलो भैया हमारा जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो फाइनली फिनिश हो चुका है। ठीक है, यानी कि हमने फर्स्ट टॉपिक अपना फिनिश कर लिया है। अब हम महत्वपूर्ण गद्यांश को देखते हैं। गद्यांश कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिक क्या है, चलिए भैया देखते हैं उसको भी। तो ये देखिए स्टूडेंट, हमारा महत्वपूर्ण जो गद्यांश है ना, बहुत ज्यादा ये इजी होता है मेरे हिसाब से, बहुत आसान है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, नंबर ले जाओ। 10 नंबर का पूरे के पूरे ये आएगा। कैसा आएगा वो तो मैंने पहले भी बता रखा है, अगर आप रेगुलर क्लासेस हमारी लेते हैं। देखो कैसा आता है, एक आपको गद्यांश दे दिया गया हिंदी के गद्य के किसी भी चैप्टर का, उसके नीचे 5 क्वेश्चन दे दिए गए हैं भैया। पांचों क्वेश्चन के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा। देखो पांचों का आंसर दे दो, 2-2 नंबर ले जाओ, 10 नंबर आपको मिलेगा। इन पांचों का आंसर जो है ना, इसी वाले गद्यांश में मिलेगा। कैसे आपको लिखना है सारी चीजें वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम इस गद्यांश को खूब ध्यान से पढ़ते हैं, फिर हम इन क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं और फिर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, चलो भैया देखो ध्यान से समझो, इसको पढ़ो पहले, किस चैप्टर का है थोड़ा सा पहचानो। देखो, अद्भुत है मेरा ये मित्र, उसके पास 200 का कैटलॉग है। मैंने सोचा कि जब वो हर परिचित की निंदा कर रहा है, अब देखो इसमें निंदा आ गया ना, तो समझ जाओ ये निंदा रस चैप्टर का गद्यांश है। और इसके लेखक का नाम आपको पहले से ही याद रखना है कि ये हरिशंकर प्रसाई जी की रचना है। निंदा रस चैप्टर जो है ना, हरिशंकर प्रसाई जी ने लिखा है। ये क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही रहेगा कि पाठ और लेखक का नाम लिखो, तो हम आसानी से लिख देंगे। 2 नंबर फिक्स। फिर देखो, कर रहा है तो क्यों ना मैं लगे हाथ अपने विरोधियों की गत इसके हाथों कराता चलूं। मैं अपने विरोधियों का नाम लेता गया और वो उन्हें निंदा की तलवार से काटता गया। जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का लट्ठा खिसकाता जाता है और वो चीरता जाता है, वैसे ही मैंने विरोधियों के नाम एक एक कर खिसकाए और वो उन्हें काटता गया। ठीक है, मतलब विरोधियों का विरोध वो करता गया। कैसा आनंद था, दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद एक
कटकर गिरते हुए देखकर योद्धा को ऐसा ही सुख प्राप्त होता होगा। अब देखो भाई, ये जो गद्यांश है ना, आपको एग्जामिनर थोड़ा सा फंसाने का प्रयास करता है। ये गद्यांश आ चुका है बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी। तो देखो अब क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, उपरीत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ का नाम निंदा रस, लेखक का नाम हरिशंकर परसाई। आसान हो गया ना, बिल्कुल हलवा। दूसरा देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको इसकी व्याख्या करनी है यहां से लेकर यहां तक, जिसके नीचे रेखाएं हैं इतने का अपनी भाषा में व्याख्या करना है। अरे भाई, हिंदी को हिंदी में ही लिखना है, उसको इंग्लिश में नहीं लिखना। हिंदी को थोड़ा इसी को बढ़ा चढ़ा के लिखना है। कैसे लिखना है वो मैं बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो। तीसरा देखो, लेखक ने किसका उदाहरण आरा मशीन से लिया है? तो लेखक ने निंदक का उदाहरण आरा मशीन से लिया। जो निंदा कर रहा है ना, उसी का उदाहरण आरा मशीन से लिया है। इसको ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? निंदा की तलवार से काटा गया, जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का लट्ठा खिसकाता रहता है और वो चीरता जाता है, वैसे ही मैंने विरोधियों के नाम एक के बाद एक खिसकाए और वो उन्हें काटता गया। कौन? निंदक व्यक्ति। तो यहां पे इसका आंसर होगा, लेखक ने निंदक का उदाहरण आरा मशीन से लिया। जो निंदक है ना, उसके सामने लेखक ने अपने दुश्मनों का नाम लेते गए और वो उसको काटता गया, उसका विरोध करता गया, जैसे आरा मशीन में लकड़ी चीरा जाता है। चौथा देखो, लेखक ने अपने विरोधियों की गत किसके हाथों कराने का विचार किया? तो लेखक ने अपने विरोधियों की गत निंदक के हाथों कराने का विचार किया। निंदक, जो निंदा करने वाला होता है ना, वही निंदक होता है। तो यहां थोड़ा थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, सारे क्वेश्चन फिक्स हैं। पांचवा, योद्धा को क्या देखकर निंदक के जैसा सुख प्राप्त होता होगा? तो यहां पे देखो, ये यहां से दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर योद्धा को ऐसा ही सुख होता होगा। देखो, सिंपल सा सारे क्वेश्चन का आंसर इसमें दिया है। थोड़ा सा प्रेजेंस आप माइंड लगाओ, सारे क्वेश्चन का आंसर लिख दो। ये थोड़ा टफेस्ट गद्यांश में आता है, इससे भी आसान आसान गद्यांश हैं। ठीक है, देखो तो भैया, अब जब इसका आंसर लिखना ना, बढ़िया प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना 3। आपके पेपर में तीसरे नंबर पे गद्यांश रहता है। फिर ऐसे लिखना, अद्भुत है डॉट 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 करके होता होगा। देखो ऐसे लिख देना, अद्भुत है डॉट 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 करके होता होगा। अब पहला क्वेश्चन है बच्चों कि उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट लिख दो पाठ का नाम निंदा रस, लेखक का नाम हरिशंकर परसाई, या फिर आप संदर्भ के रूप में लिख दो, ऐसे संदर्भ हेडिंग डालो, उसमें भी हमें पाठ का नाम और लेखक का नाम ही लिखना होगा। तो दोनों तरीका सही है, आप चाहे जैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित निंदा रस शीर्षक निबंध से अवतरित है। ये जो मैंने नीचे अंडरलाइन किया, इसको ब्लैक पेन से लिखना, और जो व्हाइट है उसको आप ब्लू पेन से लिखना। ठीक है, जो मेन पॉइंट है वो ब्लैक से लिखना, खूबसूरत कॉपी होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारे लेखक का नाम, ये पाठ का नाम, और 2 नंबर बेटा आपके नाम। ठीक है, बहुत आसान है, एकदम सिंपल है, हलवा है, काम खत्म है। चलो दूसरा वाला क्वेश्चन देख लो बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको इसकी व्याख्या करनी है। अद्भुत है मेरा ये मित्र, उसके पास 200 का कैटलॉग है। मैंने सोचा कि जब वो हर परिचित की निंदा कर रहा है, तो क्यों ना मैं लगे हाथ विरोधियों की गत इसके हाथों कराता चलूं। तो इसका आप व्याख्या कर दो। तो ऐसे बढ़िया से हेडिंग डालना, रेखांकित अंश की व्याख्या, और उसी को थोड़ा चेंज वेंज करके लिखना है, चीजें वही रहे, बस थोड़ा सा चेंज करके लिख दो। देखो, लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी का कहना है कि उनका निंदक मित्र बहुत ही अद्भुत और विचित्र है, जिसके पास 200 और बुराइयों का अच्छा खासा सूची पत्र है। उनके सम्मुख जिस किसी भी व्यक्ति की चर्चा छिड़ जाती, वो उसी की निंदा में 4-6 वाक्य बोल दिया करता था। निंदा का मतलब उसी की बुराई कर दिया करता था। लेखक के मन में विचार आया कि क्यों ना वो भी अपने कुछ एक परिचित की, जो उसके विरोधी हैं, उसकी निंदा उसके माध्यम से करवा ले। देखो, वही चीज है स्टूडेंट, थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको लिख देना है। समझ में आ रहा है ना? चलो भैया, अगला क्वेश्चन तीसरा, लेखक ने किसका उदाहरण आरा मशीन से दिया? तो मैंने बताया था, लेखक ने निंदक का उदाहरण आरा मशीन से दिया है, 2 नंबर। बाकी 3 क्वेश्चन बहुत आसान है, और किसी किसी गद्यांश में तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट दिया रहता है, कुछ नहीं करना होता। चलो
चौथा क्वेश्चन, लेखक ने अपने विरोधियों की गत किसके हाथों कराने का विचार किया? तो देखो, लेखक ने अपने विरोधियों की गत निंदक व्यक्ति, निंदक मित्र के हाथों कराने का विचार किया, 2 नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, योद्धा को क्या देखकर निंदक के जैसा सुख प्राप्त होता होगा? तो देखो, दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर योद्धा को निंदक जैसा ही सुख प्राप्त होता होगा, 2 नंबर। ऐसे लिखकर आओगे बच्चों ना, 10 में 10 पूरे नंबर मिलेंगे। हिंदी की कॉपी कैसे लिखनी है उस पर भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं, यूट्यूब पे सर्च करना, हिंदी की कॉपी कैसे लिखें शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। पूरे 100 नंबर की कॉपी लिखना मैंने सिखाया, फटाफट जाओ और देख लो। चलो भैया, अब अगला देखते हैं पद्यांश। पद्यांश पे आ जाओ भाई, बहुत सिंपल है, 10 नंबर का ये भी आएगा, गद्यांश की ही तरह रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, आपको हिंदी के पद के किसी भी चैप्टर का एक पद्यांश दे दिया जाएगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, जैसे उसमें 5 क्वेश्चन था, 2-2 नंबर के ये भी रहेंगे भैया। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होगा, देखो इसमें आपको और लिखना आंसर आपको ऐसे है, देखो इसमें आपको इसमें क्वेश्चन का आंसर ढूंढने से नहीं मिलेगा। इसका आंसर आप कब दे पाओगे, जब आपको इसका हिंदी मीनिंग थोड़ा बहुत पता होगा, तब आप 5 क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो आप कुछ चैप्टर पढ़ लो जो इंपॉर्टेंट है भैया। कौन कौन से चैप्टर हैं? पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप, श्रद्धा मनु, गीत, ये सब चैप्टर आप पढ़ लो स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो भैया हम पहले इसका हिंदी मीनिंग आपको बता देते हैं, फिर आपको इसका आंसर बताएंगे। देखो, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, देखो ये जो हमारा पद्यांश है, ये पवन दूतिका चैप्टर का है, इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज जी। मतलब राधा जी को छोड़ के श्री कृष्ण जी मधुबन से चले गए हैं, और राधा जी पवन को यानी कि वायु को, हवा को अपना दूत बनाकर श्री कृष्ण जी के पास भेजती हैं, ताकि तुम जाओ और श्री कृष्ण को मेरी जो दुख कथा है वो सुना दो, मेरी हालत बता दो। तो उसके लिए भेजती हैं। लेकिन राधा जी कहती हैं पवन से, क्या कहती हैं, जाते जाते, अगर जाते जाते अगर पथ, पथ का मतलब रास्ते में, क्लांत का मतलब थका हुआ कोई दिखावे, दिखाई दे, मतलब अगर तुम्हें जाते जाते रास्ते में कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे, तो जाके सन्निकट, तो उसके अति पास जाकर उसकी क्लांति, उसकी थकावट को मिटाना, मिटा देना। तो तुम उसके पास जाकर उसको स्पर्श करके उसकी थकावट को मिटा देना। ठीक है, क्योंकि पवन का मतलब वायु, अगर कोई थका व्यक्ति है, अभी धूप लग रहा है और हवा चल जाए तेजी से, कितना मजा आ जाएगा ना, तो वही चीज वो कह रही हैं। आगे देखो, धीरे धीरे परस करके, धीरे धीरे परस का मतलब स्पर्श, छू कर उसके गात का मतलब शरीर, उत्ताप का मतलब गर्मी को खोना, खोना मतलब धीरे धीरे स्पर्श करके उसके शरीर की गर्मी को या कष्ट को मिटा देना। आगे देखो, सदगंधों से और अपने सुगंधों से युक्त शर्मित जन को, उस शर्मित, उस थकित, शर्मित का मतलब क्या होता है, थके हुए जन व्यक्ति को हर्षितों सा मतलब प्रसन्न सा बनाना, कर देना। और अपने सुगंधित वायु से उस थके हुए व्यक्ति को जो है प्रसन्न कर देना, एकदम प्रफुल्लित कर देना। ये राधा जी कहती है। वो कहती है जाना तो परोपकार का व्यवहार करते हुए जाना सबके साथ। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई कपड़ा वपड़ा पहना हो, तुमको तेजी से चलो और उसके कपड़े उड़ जाएं, ऐसा नहीं करना। अभी आगे रहेगा देखो। फिर वो कहती है लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, वो कहती है लज्जाशीला, लाजवंती, पथिक, पथिक का मतलब मुसाफिर महिला, महिला जो कहीं दृष्टि आवे, अगर कहीं दिखाई देती है, होने देना तो होने मत देना। विकृत, विकृत का मतलब होता है अस्त व्यस्त, वसना का मतलब होता है कपड़े को, तो ना तो सुंदरी को, सुंदरी को। वो कहती है अगर तुम्हें रास्ते में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे, तो इतने बेग से मत बहना, इतने तेज मत चलना कि उसके वस्त्र जो है अस्त व्यस्त हो जाए और उसका शरीर उघड़ जाए, ऐसा मत करना। जो थोड़ी भी श्रमित वो हो, अगर वो थोड़ी सी भी थकी हुई दिखाई दे, तो गोद ले श्रांति खोना, तो अपने गोद में लेकर उसकी थकावट को मिटा देना। होठों की, उसके होठों की और कमल मुख की और कमल के समान मुख की मलानताएं मिटाना, मलिनता को हर लेना। और उसके होठों की और कमल सदृश मुख की मलिनता को भी हर लेना। अगर उसका मुंह सूखा हुआ लगे ना, तो प्रफुल्लित कर देना। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 1, उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। शीर्षक का नाम है पवन दूतिका, कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज। 2 नंबर कंप्लीट। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इन दोनों लाइनों की आपको व्याख्या करनी है, यहां से लेकर यहां तक, जिसके नीचे रेखाएं हैं, अभी मैंने जो हिंदी मीनिंग बताया वही लिख देना है। तीसरा,
राधा पवन को क्लांत व्यक्ति के संबंध में क्या समझाती है? तो राधा पवन को क्लांत व्यक्ति के संबंध में क्या दर्शाती है, यहीं पे मैंने बताया है। राधा पवन दूतिका को क्लांत व्यक्ति के संबंध में दर्शाती है कि अगर वो तुम्हें थका हुआ दिखाई दे तो उसकी थकावट को मिटा देना और उसके शरीर की गर्मी को भी अपनी सुगंधित वायु से प्रफुल्लित कर देना। ठीक है, उसकी शरीर की गर्मी को भी मिटा देना। ठीक, अगला क्वेश्चन है, राधा ने पवन को पथिक महिला के साथ कैसा व्यवहार करने को कहा है? तो राधा ने पवन को पथिक महिला के साथ क्या कहा था? यहां पे देखो, होने देना विकृत वसना तो न तो सुंदरी को। उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हें कोई थकी हुई महिला दिखाई दे तो इतने बेग से मत बहना कि उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाएं, और अगर वो थोड़ी सी भी थकी दिखाई दे तो उसके शरीर की थकावट को मिटा देना। ठीक है, चलो यही तो कहा था, अभी यही लिख देंगे। पांचवा, कमल मुख में कौन सा अलंकार है? तो ये भी देख लेते हैं, कमल मुख में उपमा अलंकार है। अब आंसर कैसे लिखेंगे? जब भी आंसर लिखना बढ़िया सा प्रश्नोत्तर संख्या 4 डाल देना बिल्कुल से, और लिखना जाते जाते डॉट 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 करके मलानताएं मिटाना। देखो ये जाते जाते डॉट 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 करके मलानताएं मिटाना फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, शीर्षक का नाम पवन दूतिका, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। लेकिन हम एज संदर्भ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया। समझ में तो आ रहा है ना, ये जो मैं चिल्ला रहा हूं इतनी तेज से बोल बोल के, भाई मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा। मैं सोच रहा हूं कि हमारे सारे स्टूडेंट ना बहुत अच्छा नंबर लेकर आए, परफॉर्मेंस करें, और हमें जब बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आए ना, हमें यही सुनने को मिले कि सर आपसे मैंने पढ़ा था 95% आया, आपसे पढ़ा था इतने नंबर आया। मैं दिन रात क्यों मेहनत कर रहा हूं? ताकि आप लोगों का लाइफ सुधर सके। ठीक है, तो चलो संदर्भ लिख दो। प्रस्तुत पद्यांश महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्यपुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। भाई यहां पे ये हमारे कवि का नाम है, ये शीर्षक का नाम है, और 2 नंबर आपके नाम हो जाएगा। ठीक है, जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया ब्लैक से लिख देना। फिर चलो भैया वही लिखना था दूसरा, देखो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको व्याख्या करनी है, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितोषा बनाना। तो इसको भैया रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल देना, लिख देना। राधिका पवन दूतिका से कहती है कि जाते जाते यदि मार्ग में तुझे कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे तो तू धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करते हुए उसके शारीरिक ताप को दूर करना और अपनी सुगंध से उस व्यक्ति का मन प्रसन्न कर देना। 2 नंबर कंप्लीट है भाई, फ्री का लूट लो। तीसरा, राधा पवन दूतिका को क्लांत व्यक्ति के संबंध में क्या समझाती हैं? तो देखो, राधा पवन दूतिका को क्लांत व्यक्ति का दुख दूर करने, उसके शरीर की गर्मी को दूर करने और अपनी सुगंध से उसका मन हर्षित करने के संबंध में समझाती हैं कि भैया जो भी थका हुआ व्यक्ति हो उसका दुख दूर करो, उसके शरीर की गर्मी को शांत करो और अपने सुगंधित वायु से उसके मन को प्रसन्न कर दो। बस हो गया भाई, 2-2 नंबर कंप्लीट हो रहा है। चलो चौथा, राधा ने पवन को पथिक महिला के साथ कैसा व्यवहार करने को कहा है? तो देखो, राधा ने पवन को पथिक महिला के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि वो उस लज्जाशील महिला के वस्त्रों को ना उड़ाए और अपनी गोद में लेकर उसकी थकावट दूर करे तथा उसके होठों व कमल जैसे मुख की मलिनता को भी शीतलता से दूर करे। बेटा 2 नंबर फिक्स है, उठा लो, लूट लो। अगला 5वां, कमल मुख में कौन सा अलंकार है? सिंपल सा है, कमल मुख में उपमा अलंकार होगा। ठीक है, बस हो गया 2 नंबर। 10 में 10 बस। ठीक है, हो गया कंप्लीट। तो 10 नंबर का बहुविकल्पीय, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 30 नंबर फिक्स है। अब जो 20 नंबर के टॉपिक आएंगे ना वो हिंदी में 100% फिक्स होते हैं। ठीक है, चलो उसको मैं समझा देता हूं। अब हम चलेंगे लेखक के साहित्यिक परिचय पे। चलो भैया देखते हैं लेखक का साहित्यिक परिचय। तो देखिए स्टूडेंट, लेखक के साहित्यिक परिचय में आज मैंने ऐसे लेखक को इस वीडियो में लिया है ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल लगभग आते हैं लगातार। आप प्रीवियस ईयर पेपर हिंदी का उठाकर देख लो, 5 नंबर के आते हैं भैया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय। लेखकों में आप 3 साहित्यिक परिचय पढ़ लो भाई, वासुदेव सन अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी। अगर इन तीनों का साहित्यिक परिचय आपको याद है ना, 5 नंबर कोई माइका लाल काट नहीं सकता, ये गारंटी है। बाकी मैंने साहित्यिक परिचय पर वीडियो बना दिया, यूट्यूब पे सर्च करना, क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, लेखक और कवि, सारे लेखक सारे कवियों का एक वीडियो में जाकर देखो। उसको टॉपिक का नाम लो, पीछे शुभम लेक्चर लगा दो, मिल जाएगा। ठीक है, वो सारे के सारे तैयार कर लोगे, आपका फिक्स है। यहां पे मैं एक बता दूंगा लेखक का और एक कवि का। देखो
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। जब भी इनका साहित्यिक परिचय लिखना है 12th में, पहले एक छोटा सा जीवन परिचय लिखना है। आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर एक बॉक्स बनाकर इनका संक्षिप्त परिचय भी लिख सकते हो, दोनों तरीका सही है। देखो जीवन परिचय बढ़िया सा हेडिंग डालेंगे। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 19 मई 1979 ईस्वी को रुग्णता के कारण स्वर्गवास हो गया। भाई जीवन परिचय में इनका जन्म, जन्मस्थान, शिक्षा दीक्षा, मृत्यु, बस इतना लिखो। मेन हेडिंग रहता है साहित्यिक परिचय, मतलब इनका हिंदी साहित्य में कैसा परिचय है, कैसी कैसी रचनाएं करते थे, क्या करते थे, कौन से पुरस्कार मिले, ये सब लिखना है। तो देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। इतनी सारी क्वालिटीज इनके अंदर थी भाई। आगे देखो, वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी हमारे बुक में दूसरी तरह दिया है। भाई कोई भी याद कर लो, सब सही है। अब इसको याद कर लोगे तो अच्छी बात है। चलो भाई आगे चलो, फटाफट याद करना है आपको क्योंकि ये 100% फिक्स है। देखो इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन किया। इन्होंने नित्य प्रत्य के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों की मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रगण्य है। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी.लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। ये इनको जो पुरस्कार मिले वो भी इसी में लिखना है। 3 नंबर बेटा साहित्यिक परिचय का फिक्स है। 2 नंबर आपको रचनाओं के लिए मिलेगा। देखो रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है, बढ़िया से हेडिंग डालना। देखो सबसे पहले निबंध संग्रह में कौन कौन सी रचनाएं हैं? अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता। आलोचना साहित्य में कौन कौन सी रचनाएं हैं? सूरदास, कालिदास की लालित योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। इतिहास में कौन कौन सी रचनाएं हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य। और उसके बाद में उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा और रामदास का पोथा। आप चाहो तो उपन्यास तक लिख दो, बहुत है भाई। ठीक है, संपादन, अनुदित रचनाएं लिखो या नहीं लिखो, 4 ही लिख दोगे बहुत है। संपादन भी देख लो, नाथ सिद्धों की वाणियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक। अनुदित रचनाओं में प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, संदेश रासक। बस हो गया, 2 नंबर रचनाओं का मिल जाएगा। यानी कि ऐसे लिखोगे तो 5 में 5 जो है पूरे नंबर आपको मिलेंगे बच्चा पार्टी। लेकिन रचनाएं जब आप लिखना ना, बढ़िया से हेडिंग डाल डाल के खूब अच्छे से लिखना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इनका, फिर साहित्यिक परिचय का और रचनाओं का। ठीक है, अब चलेंगे कवियों का साहित्यिक परिचय। और कवियों में मैंने एक बहुत ही फेमस कवित्री लेखिका को लिया है, वो है महादेवी वर्मा जी। बहुत महान है भाई, क्योंकि हाई स्कूल में भी आपने इनको पढ़ा होगा, कई पुरस्कार इनको मिल चुके हैं, तो इनको जानना बहुत जरूरी है। कवियों में बहुत इंपॉर्टेंट है। कवियों में आप 4 पढ़ लेना, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। 4 पढ़ लो, नंबर 5 फिक्स है, ये 100% फिक्स होता है, मैंने उस वीडियो में बताया। चलो जीवन परिचय, इसमें भी पहले जीवन परिचय छोटा सा लिखेंगे। देखो महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। इन्होंने एफए, बीए और एमए की परीक्षाएं सम्मान सहित उत्तीर्ण की। 11 सितंबर 1987 को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। 11 सितंबर 1987, यानी कि लगभग 80 साल की उम्र में। चलो भाई हो गया। साहित्यिक परिचय देख लो जो मेन है। महादेवी वर्मा जी का प्रमुख रचना क्षेत्र काव्य है, मतलब ये ज्यादातर काव्य रचनाएं करते थे। इनकी गणना छायावादी कवियों की बृहद चतुष्टयी प्रसाद पंत निराला और महादेवी में होती है। मतलब जो छायावादी युग के 4 सबसे फेमस कवि हैं ना, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, उनमें इनकी गणना होती है। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है, थोड़ा सैडनेस है, क्योंकि ये इनका जो वैवाहिक जीवन है वो भी बहुत अच्छा नहीं रहा। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं। चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया है। नारी, ठीक है। चलो, भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। राष्ट्रपति ने पद्म भूषण दिया।
हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें सेक्शरिया पुरस्कार मिला तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। और इतना ही नहीं, मई 1983 ईस्वी में भारत भारती पुरस्कार तथा नवंबर 1983 में यामा इनकी रचना है, यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। 5 पुरस्कार इनको मिले हैं भाई, बहुत महान लेखिका हैं। 3 नंबर आपका फिक्स साहित्यिक परिचय का। रचनाएं देख लो, महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं निम्न है, जैसे काव्य में आप निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा है। निबंध संग्रह में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां आदि। आलोचनात्मक ग्रंथ में हिंदी का विवेचनात्मक गद्य। ठीक है, बस हो गया भाई। 2 नंबर इसका भी मिलेगा, यानी कि आपको 5 में 5 पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो कवियों में और भी हैं, मैं आपको आगे आगे बताऊंगा, लेकिन आज इतना आप समझ लो मेरे प्यारे छात्रों। अब चलते हैं हम लोग कहानी पे, जो कि 100% फिक्स होती है। आपके बोर्ड एग्जाम में कहानी आती है, 3 कहानी पढ़ लो भाई, लिख कर ले लो। पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, तीनों कहानी का उद्देश्य और सारांश पढ़ लो, 5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। पंचलाइट कहानी मैंने पढ़ाया था ना, लगभग 4 से 5 लाख बच्चों ने इस वीडियो को देखा। यूट्यूब पे सर्च करना पंचलाइट कहानी शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। बहादुर कहानी शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। क्यों नहीं देखते भाई, जब ये 100% फिक्स है तो जाकर देख लो फटाफट। चलो, पंचलाइट कहानी का सारांश आज मैं बताऊंगा, 5 नंबर आपका फिक्स कराऊंगा। मतलब पंचलाइट कहानी में आखिर है क्या वो समझ लो। ठीक, देखो, पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। रेणु का मतलब फणीश्वर नाथ रेणु जी। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण किया गया। मतलब बिहार का एक पिछड़ा गांव है ना, उसका इस कहानी में चित्रण किया गया है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। मतलब बिहार में एक महतो टोली है जिसमें कुछ अशिक्षित लोग हैं, मतलब ज्यादा पढ़े लिखे वो नहीं हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। मतलब रामनवमी के मेले से उन्होंने पेट्रोमैक्स खरीदा, लालटेन जो पहले होती थी, आपको शायद ना पता हो, आपके पापा जानते होंगे। तो उन्होंने पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसको वो पंचलाइट बोलते हैं भाई। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। मतलब पंचलाइट लेकर आए हैं ना, बहुत सम्मान की चीज समझते हैं। जैसे हम लोग कोई बढ़िया गाड़ी ले आए भाई, BMW, तो हम लोग बहुत सम्मान की चीज समझेंगे भाई, इतनी बड़ी उपलब्धि है। लेकिन ये लोग पंचलाइट को बहुत सम्मान की चीज समझते हैं, क्योंकि पिछड़े गांव से हैं। ठीक है, आगे देखो। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठा हो जाते हैं। जब पंचलाइट लाया जाता है ना, गांव के सारे बालक, औरत और मर्द सब इकट्ठा हो जाते हैं देखने के लिए। और आज का हाल ये है ना कि एक ही सोसाइटी में अगर कोई गाड़ी आ जाए भाई, तो बगल वाले लोग देखने तक नहीं आते, ये हाल है। और पंचलाइट को देखने के लिए पूरा गांव इकट्ठा है, क्योंकि आज किसी के पास समय नहीं है। नो टाइम एनीवन। चलो आगे देखो। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वो पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। मतलब पंचलाइट को जलाने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर लो, इतना इंपॉर्टेंस है पंचलाइट का भाई। वो जिंदगी ठीक थी। ठीक है, चलो आगे देखो। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। सब बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा। अब सोचते हैं भाई पंचलाइट जलाएगा कौन, क्योंकि ये लोग पंचलाइट भी नहीं जला सकते, इतने अशिक्षित हैं। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। मतलब ये लोग पंचलाइट जलाना भी नहीं जानते। अब एंट्री होगी हमारे हीरो की। हीरो आ चुके हैं भैया, देखो ध्यान से। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। एक लड़का था भैया, गोधन नाम का एक लड़का है। तो होता क्या है, वो गांव की एक मुनरी नाम की लड़की से प्रेम करता है। ठीक है, उसके घर के सामने से गाना वाना गाकर निकलता है। तो मुनरी की माँ जो गुलरी काकी है, वो पंचायत वालों से इसकी शिकायत कर देती हैं कि गोधन जो है परेशान करता है। ठीक, अब जो है पंचायत वाले गोधन को गांव से निकाल रखे थे, लेकिन जब पंचलाइट लेकर गांव वाले आए, कोई जलाना नहीं जानता। अब आसपास के गांव वाले मजा लेंगे भाई अगर नहीं जला पाए। अब गोधन को बुलाया जाएगा पंचलाइट जलाने के लिए। देखो ध्यान से। वो गांव की मुनरी नाम की एक युवती से प्रेम करता है। कौन? गोधन। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वो उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। मतलब गोधन जो है मुनरी को देखकर गाना गाते हुए निकलता है, सनम रे मैं तेरा सनम हुआ रे। ठीक है, तभी ये गाना नहीं था, मतलब कुछ भी गा रहा होगा अपने हिसाब से। इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा है। अब पंचायत वालों ने उसे जाति से निकाल रखा है भाई, क्योंकि तब जो है ना स्त्रियों की बहुत वैल्यू थी, अभी भी बहुत है, लेकिन घटनाएं बहुत ज्यादा हैं, ये दिक्कत है। मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। मुनरी जानती है क्योंकि भाई उसकी गर्लफ्रेंड थी,
उसको पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है, वो चतुराई से ये बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं क्योंकि वो पंचलाइट जला लेता है। अब अपने गांव की इज्जत बचाने के लिए ना पंचायत वाले गोधन को फिर से अपनी जाति में ले लेते हैं, ठीक है, ताकि गांव की इज्जत बच जाए भाई, नहीं तो आसपास के गांव वाले बहुत मजाक उड़ाएंगे कि पंचलाइट भी लाए जला भी नहीं पाए। मुनरी की मां गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम का भोजन का निमंत्रण देती है, और जिस गुलरी काकी ने गोधन की शिकायत की थी ना, अब वो गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है, डिनर। सोचो, आवश्यकता जो है ना बड़े बड़े संस्कारों को व्यर्थ साबित कर देती है। गोधन की आवश्यकता थी, लोगों को बुलाना पड़ा, ठीक है, गया संस्कार भाड़ में। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, तुम्हारा साथ खून माप, खूब गाओ सलीमा का गाना। अब पंचायत वाले भी खूब खुश होते हैं, गोधन को कह देते हैं, तुम्हारा साथ खून माप, खूब गाओ सलीमा का गाना, कुछ भी गाओ रणवीर सिंह का सनम रे, या फिर कुछ भी, ठीक है। चलो, पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। कहानी का कथानक सजीव है, सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को वाड़ी देने में रेणु जी समर्थ रहे हैं। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। बस हो गया इतना, आप सारांश में लिख देना, ये लिख देना और ये लिख देना, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे स्टार्टिंग में चलेंगे। देखो, ये हमने बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ लिया, 10 नंबर, गद्यांश 10 नंबर, पद्यांश 10 नंबर, लेखक का साहित्यिक परिचय 5 नंबर, कवि का साहित्यिक परिचय 5 नंबर, कहानी 5 नंबर, टोटल मिलाकर 45 नंबर हुआ। जो खंड काव्य है बच्चों ना, खंड काव्य जो बचता है ये जिला वाइज होता है। जैसे आप यूपी से हो, कुछ जिलों में होगा रश्मि रथी, कुछ जिलों में आलोक वृत्त, कुछ जिलों में त्यागपति, कुछ जिलों में मुक्त यज्ञ, कुछ जिलों में श्रवण कुमार। तो आप किस जिले से हो हमें कमेंट करके बताओ, और अगर आपको पता है कौन सा खंड काव्य है तो खंड काव्य कमेंट कर देना, जिले का नाम कमेंट कर देना, मैं खंड काव्य बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपके 50 नंबर के पूरे टॉपिक हो चुके हैं। तो आज का क्लास जो है आपको कैसा लगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था। वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को फटाफट लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम चलते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।